हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार, एम फार्म फार्मासिस्ट। आज के इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। इंडिया में फार्मासिस्ट का क्या महत्व है होना, क्या वैल्यू है। चाहे जॉब से रिलेटेड बोल लो, पैसा कमाने से रिलेटेड बोल लो, या फिर इंडियन सोसाइटी में फार्मासिस्ट की क्या वैल्यू है। आज के परिवेश में लोग किस नज़रिए से फार्मासिस्ट को देखते हैं, जो रियल सच्चाई है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखें यदि इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं। रियल पिक्चर क्या है फार्मासिस्ट का भारत में, करंट सिचुएशन। लोग फार्मासिस्ट को आमतौर पर किसी से भी आप पूछेंगे फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट का मतलब है कंपाउंडर। कंपाउंडर मतलब जो दवाई बांटते हैं। अस्पताल जाएंगे, एक काउंटर में पर्ची लेके जाएंगे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का, उसको देंगे, वहाँ से वो आपको दवाई दे देंगे। फार्मासिस्ट कंपाउंडर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा यदि आप मेडिकल स्टोर जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन लेके, पर्ची लेके दवाई लेने के लिए, तो वहाँ आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो ये है फार्मासिस्ट का कुल मिला के। अब इंडियन मेडिकल सेक्टर में, जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें सबसे बड़ा जो कद है वो है डॉक्टर का। डॉक्टर ही सब कुछ है भारत में। डॉक्टर के बाद बात करें किस प्रोफेशन का फिर ज़्यादा वैल्यू है, नर्स का। जो नर्स रहती हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है। डॉक्टर की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है कि डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं, दवाइयाँ वही लिखते हैं। डॉक्टर जो भी है, टेस्ट करना हो, कुछ भी करना हो, सर्जरी करना हो, कुछ भी करना हो, उससे आप ठीक होते हैं। तो डॉक्टर सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। उसके बाद नर्स है। नर्स आप यदि एडमिट होते हैं तो इंजेक्शन देना, दवाई देना, केयर लेना, मतलब डायरेक्ट वो पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, डॉक्टर भी नर्स भी। तीसरा जो प्रोफेशन है मेरा मानना है वह लैब टेक्नीशियन का, जो टेस्ट करते हैं, खून टेस्ट करें, पेशाब टेस्ट करें, कुछ भी करें, और भी एक्सरे करें, दुनिया भर के जितने टेस्ट होते हैं अलग अलग तरह के, लैब टेक्नीशियन है अलग अलग तरह के। और चौथा नंबर जो आता है वो आता है फार्मासिस्ट का भारत में। बहुत लोगों के आप बोलेंगे कि आप फार्मासिस्ट हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आएगा। उन्हें बोलेंगे आप कंपाउंडर हैं, उन्हें सीधे समझ में आएगा फटाक से, अच्छा आप कंपाउंडर हैं। कंपाउंडर नाम से ज़्यादा फेमस है फार्मासिस्ट भारत में। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे, लोगों को बोलेंगे आप कंपाउंडर हैं, तुरंत समझ जाएंगे। फार्मासिस्ट बोलेंगे तो एक दो बार सोचेंगे फार्मासिस्ट है क्या एक्चुअली। बहुतों को पता भी नहीं है, कुछ को, खासकर नए जनरेशन वाले लोगों को पता है। पुरानी जनरेशन की बात करें तो कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। नर्स को तुरंत बोलेंगे नर्स है, तुरंत वो पहचान लेंगे। डॉक्टर तो जानते ही जानते हैं। उसके बाद बोलेंगे लैब टेक्नीशियन है, खून पेशाब ये सब की जांच करते हैं, वो सब जाते भी हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट को समझने में दिक्कत होती है। अब बात करें फार्मासिस्ट यदि कोई करता है कोर्स, खासकर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। मैं डी फार्म के परिवेश में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डी फार्मा की बेसिस पे ही ज़्यादातर नौकरियाँ मिलती है, गवर्नमेंट जॉब। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट रहते हैं, दवाई बांटते हैं, मेडिकल स्टोर में रहते हैं, दवाई बांटते हैं। अब यदि सरकारी नौकरी लग गई तब तो ठीक है, ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, लोग कहेंगे कुछ भी नहीं है। वो नौकरी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, फार्मासिस्ट को अहमियत नहीं देते हैं। मतलब उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, वो पैसा कमा रहा है ठीक ठाक, वो फार्मासिस्ट होना ना होना लोगों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। जैसे डॉक्टर का होना या सरकारी नौकरी हो या न होना या न होना मतलब नहीं रखता। वो डॉक्टर है, वो ज़्यादा वैल्यू रहता लोगों के लिए कि वो डॉक्टर है। सरकारी नौकरी है या नहीं है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो फार्मासिस्ट की उस तरह की वैल्यू नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। खासकर फार्मासिस्ट के नज़रिए से देखें कि खासकर आप जितने भी मेडिकल स्टोर देखेंगे तो भारत में मेडिकल स्टोर कोई भी खोल लेता है। किराने की दुकान वाला भी मेडिकल स्टोर खोल लेता है, कोई भी खोल लेता है। होता क्या है कि लाइसेंस चाहिए फार्मासिस्ट का,
वो लाइसेंस किराए पे ले लिया, पैसा है उसके पास, उसने मेडिकल स्टोर डाल दिया। जैसे किराने में दाल चावल आटा बेचते हैं, वैसे वो सब दवाइयाँ बेचना चालू कर देते हैं। तो मेडिकल स्टोर कोई भी खोल सकता है, पढ़ाई की है आपने नहीं की है उससे कोई लेना देना नहीं है कि जिसने पढ़ाई की है वही मेडिकल स्टोर खोलेगा, वही दवाई बेचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स बोलते हैं, फार्मासिस्ट होना चाहिए मेडिकल स्टोर में, यदि लाइसेंस उसके नाम से है तो फार्मासिस्ट भी उसी मेडिकल स्टोर में होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है सब जगह, कहीं कहीं है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जगह में जो मालिक हैं गल्ले पे बैठे रहते हैं, 4 लड़के रख लिए, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, कुल मिला के उन्हें अंग्रेजी पढ़ने आता है। जो दवाई के डब्बे के ऊपर लिखा रहता है दवाई का ब्रांड नेम, जो पर्ची देखकर वो दवाई निकालते हैं, ये ब्रांड नेम की ये दवाई है, 4 दवाइयाँ हैं अलग अलग ब्रांड नेम की, वो दवाइयाँ दे दिए, टोटल किया, पैसा रख लिया, उन्हें भेज दिया। तो होता क्या है, 2-3 महीने काम करने के बाद कोई भी लड़का सीख जाता है कि कौन कौन से ब्रांड नेम की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है उस मेडिकल स्टोर में जिसमें काम कर रहे हैं, प्लस उस एरिया में कितने डॉक्टर हैं। मान लो 100 डॉक्टर हैं, तो 100 डॉक्टर किस किस तरह के प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, किस किस तरह की दवाइयाँ लिखते हैं, तो उन्हें वो आइडिया रहता है, वो पर्टिकुलर ब्रांड की दवाइयाँ आती है वहाँ पर उस मेडिकल स्टोर में, और वही डॉक्टर लिखते हैं, वही दवाइयाँ उन्हें देना है। तो उन्हें रट जाता है, 6 महीने में उन्हें आइडिया आ जाता है कि ये दवाइयाँ यहाँ पर रखी हैं, इस ब्रांड नेम की है, तो फार्मासिस्ट होने की कोई लेना देना नहीं है उससे। दूसरी बात क्या है कि इसमें उनका भी दोष नहीं है, लोगों का भी दोष है। इस संदर्भ में बात करूँ मैं मेडिकल स्टोर के संदर्भ में, बहुत सारे लोग जाते हैं दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर, पर्ची दे दिए उन्हें, ये नहीं पूछते हैं कि आप फार्मासिस्ट हो या फार्मासिस्ट नहीं हो। ये तो मैंने बहुत ना के बराबर देखा, 99% लोग तो पूछते ही नहीं है कि आप फार्मासिस्ट हो या फार्मासिस्ट नहीं हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। होता क्या मैंने देखा है, सिंपल एग्जांपल बताऊं, मेरे दोस्त की माँ को हाइपरटेंशन बीमारी है, तो डॉक्टर दवाई दिया था उन्होंने, तो उनके दवाई का स्ट्रेंथ था 10 mg। कोई भी टैबलेट लेंगे किसी भी तरह की दवाई, उसका एक स्ट्रेंथ होता है खास, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg। तो डॉक्टर ने 10 mg लिखा था, एक टैबलेट खाना है डेली। महीने भर का वो दवाई लेता था मेडिकल स्टोर से, उसने पर्ची दी, उसने 20 mg का टैबलेट उन्हें महीने भर के हिसाब से दे दिया। अब वो तो पढ़ा लिखा था, वो माँ को ही दवाई देता था डेली, पढ़ता था कि क्या लेबल क्लेम है उसका। तो उसने बोला भाई ये 10 mg है, 20 mg नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ो ठीक से क्या लिखा है उसमें। फिर दूसरे से पढ़वाया, जो दूसरे काउंटर में दूसरा लड़का था, उसने बोला नहीं ये 10 mg है, 20 mg नहीं है। तो आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ की दवाइयाँ दे देगा। 10 mg खाना है डेली, 20 mg खाएंगे तो सोचो क्या असर होगा, कितना साइड इफेक्ट होगा, कितना नुकसान होगा। इसमें नुकसान पेशेंट का ही है। तो इस तरह की स्थिति है भारत में कि वो सोचते हैं मेडिकल स्टोर में मैंने 6 महीना काम कर लिया कोई भी, तो वो फार्मासिस्ट से कम नहीं, कंपाउंडर से अपने आप को ज़्यादा ही समझता है, जिन्होंने टैबलेट का टी भी नहीं पढ़ा है, डेफिनेशन क्या होता है, जो भी चीज़ें हो उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ABCD। लेकिन 6 महीना काम करने के बाद अपने आप को वो फार्मासिस्ट से कम नहीं समझता है। और कुछ तो डॉक्टर भी समझने लगते हैं, ये बीमारी है ये दवाई लेना, 5 गोली खाना ठीक हो जाओगे, ये बीमारी है ये दवाई लेना, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है, इस बीमारी में ये दवाई लिखते हैं डॉक्टर, तो अपने आप को वो डॉक्टर थोड़ा बहुत डॉक्टर भी समझने लगते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है भारत में। तो इसमें सोसाइटी के लोगों का भी नकारात्मक रोल है, वो भी जागरूक नहीं है, ना होना चाहते हैं। जो दवाई बेच रहे हैं उनका भी यही हाल है, दवाई बेचना है, कमाना है, दाल चावल आटे तेल की तरह ही बना रखा है, दवाई को बेचना और खरीदना। ये नहीं जानते हैं कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, किसी की जान बच सकती है और किसी की जान गलत दवाई के कारण किसी की जान जा भी सकती है। ओवरडोज हो गया तो जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें वो सब नहीं देखते हैं। और एक बात करूं, ख़ास बात कि क्या है, यदि फार्मासिस्ट कर लिया है, जो दवाइयाँ बनती है फार्मा इंडस्ट्री, टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन जहाँ बनते हैं, सिरप बनते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि सिर्फ फार्मासिस्ट ही दवाई बना सकते हैं। D फार्म, B फार्म, M फार्म वाले फार्मास्यूटिकल कंपनी में वही काम करेंगे
वही दवाई बनाएंगे, वही एलिजिबल होंगे। प्राइवेट जॉब में भी है तो फिर भी वही होंगे, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आता है जो बीएससी करते हैं, और जो वो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं फार्मासिस्ट के, डी फार्म हो या बी फार्म हो। एक बीएससी वाला फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब पा सकता है 18 महीने यदि उसने काम कर लिया, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन और जो बी फार्म किया है उसकी क्वालिफ़िकेशन बराबर हो जाती है। बीएससी करोगे आप 40-50 हज़ार में बीएससी हो जाएगी, 18 महीने काम करोगे आप, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, 18 महीने में पैसे भी कमा लोगे, और बी फार्म के बिल्कुल बराबर हो जाएगा वैल्यू आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी में। बी फार्म करेंगे आप 4 साल, 4 लाख रुपए खर्च करेंगे आज के डेट में, एक्सपीरियंस जीरो है, कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है आपकी। आप यदि जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे, आपको हाथों हाथ नहीं रख लें, अच्छा बी फार्म वाले हैं आप, आइए बैठिए, आपको तो सब पता है, आपने पढ़ाई की है, आप बहुत अच्छे हैं कंपनी के लिए, हमारा कंपनी का ग्रोथ होगा, कोई लेना देना नहीं है। उससे बीएससी वाला कम पैसे में मिल जाएगा, 5-7 हज़ार में, 10 हज़ार में, 15 हज़ार में काम करने के लिए वो बीएससी वाले को रखेगा। बी फार्म वाले 4 लाख रुपया खर्च करके जाएंगे, वो तो सोचेंगे हमें 20 हज़ार मिलना चाहिए, 30 हज़ार सैलरी मिलना चाहिए, 40 हज़ार खर्च किया उन्होंने, पढ़ाई की है, मेहनत की है, पास हुआ है, सर्टिफिकेट है उसके पास, कोई वैल्यू नहीं है। सच्चाई ये है, फैक्ट, कोई वैल्यू नहीं है। इक्विवेलेंट है बीएससी और बी फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी लंबा। जो मैंने देखा है फार्मास्यूटिकल कंपनी में चलता है, क्योंकि एचआर रिक्रूट करते हैं, मैनेजर रिक्रूट करते हैं, कितने बीएससी वाले कैंडिडेट होते हैं, कितने फार्मेसी वाले कैंडिडेट होते हैं। तो अंधेड़ नगरी चौपट राजा वाला हाल है भारत में कि बीएससी वाले भी को भी वही वैल्यू है जिनको टैबलेट का टी पता नहीं है, और जो बी फार्म वाले 4 साल पढ़ाई किए हैं, सब कुछ पता है दवाइयों के बारे में, उसकी भी वही हालत है। इसके लिए जिम्मेदार कुछ सरकार है। एक तो उन्होंने नियम कानून नहीं बनाए इस तरह के, दूसरा क्या है कि जो फार्मेसी का सिलेबस है, जो पढ़ाई होती है, वो भी त्रुटिपूर्ण है, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप जब पढ़ाई करेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ का जो काम करने का तरीका है, जो मशीनें हैं, जो डॉक्यूमेंट है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, जो भी होता है वो हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता है फार्मेसी में, प्रैक्टिकल उस नज़रिए से नहीं कराया जाता है। यदि आप पढ़ाई करके जाएंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बिल्कुल अलग तरह का काम होता है। पढ़ाई करते हैं, थ्योरी पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल तो बस उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, मेरा ये मानना है। यदि बी फार्मेसी वालों को फार्मेसी कंपनी में ज़्यादा वैल्यू देना है, 4 साल का कोर्स है, तो मेरा मानना है कि 1 साल पूरा, खासकर फाइनल ईयर, 3rd ईयर के बाद पूरा 1 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही उन्हें एज ए ट्रेनिंग के रूप में काम करवाना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में करें, QC, QA, प्रोडक्शन, रेगुलेटरी अफेयर, R&D, F&D, जो भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहे, किसी एक डिपार्टमेंट में काम करेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कैसा होता है, कल्चर, उससे पता चलेगा क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, अलग अलग कंपनियां क्या होती हैं, क्या क्या होता है उसमें। यदि प्रोडक्शन में काम कर रहा है, कंप्रेशन में, तो टैबलेट कैसे बनते हैं, कोटिंग में काम कर रहा है, टैबलेट की कोटिंग कैसे होती है, पैकिंग में काम कर रहा है तो टैबलेट की पैकिंग कैसे होती है। तो 1 साल का उसे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कंप्लीट नॉलेज आएगा, जिसके फाइनल ईयर करने के बाद 4 साल के बाद डिग्री मिलती है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो कहीं भी जाएगा तो नॉलेज है उसके पास काम करने का उस डिपार्टमेंट में, तो आराम से उसे नौकरी मिल जाएगी, और फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले भी आराम से उसे नौकरी दे देंगे। बीएससी वाले को अवॉइड करेंगे कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें तो सिखाना पड़ेगा पहले। वो तो बीएससी का बेसिक सिलेबस पढ़ के आया है, साइंस का, बायोलॉजी से करो, जियोलॉजी से करो या केमिस्ट्री से करो, किसी से भी करो आप। तो इसमें जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका भी दोष है। वो सब भी सालाना मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, खाए पिए घर चले गए। और एक बात ध्यान देने की ये बता दूं यहाँ पर कि और एक चीज़ है जिसके कारण ये चीज़ें नहीं हो पाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि फार्मेसी वाले को ही रखेंगे। फार्मेसी वाले को रखेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी तो वो फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हो मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। ऐसा है, आपने सुना होगा एक जेनरिक मेडिसिन और एक ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है, साल्ट का नाम लिखा होता है, और ब्रांडेड मेडिसिन में उसका ब्रांड लिखा रहता है। कोई भी साल्ट है
तो जेनिक मेडिसिन में पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल लिखा होगा 500 mg। अब उसी को आप क्रोसिन लिख दें, अंदर पैरासीटामोल है लेकिन वो क्रोसिन नाम से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस नाम से बेचते हैं। तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन जो जेनिक दवाई है, मान लो आपको बुखार की दवाई 1 रुपये मिल रही है, 50 पैसे मिल रहा है, ब्रांडेड उसी को मार्केटिंग करके 3 रुपये 4 रुपये में बेच रहा है। उसी चीज़ को उतना ही खर्चा आया है, वही मटेरियल है, वही असर है, सब कुछ वही है। तो इस तरह का चलता है। दूसरा क्या है कि बीएससी वाले काम करेंगे, कम पैसे में काम करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लगेगा, तो इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि सस्ती दवाई का फ़ायदा भारतीय लोगों को मिल रहा है, मेरे नज़रिए से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तो ब्रांडेड मेडिसिन ही डॉक्टर लिखते हैं और लोग खाते हैं। जेनिक मेडिसिन तो डॉक्टर भी प्रमोट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट भी प्रमोट नहीं करती है, बोलती है ऐसी लेकिन प्रमोट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ, यदि मेडिकल स्टोर में कोई एक फार्मासिस्ट है, अब शाम के टाइम जाएंगे, बड़ा मेडिकल स्टोर है, उसमें 7-8 लड़के काम करते हैं। एक फार्मासिस्ट एक पेशेंट को ही दवाई दे पाएगा जो प्रिस्क्रिप्शन लाया है, बाकी जो 6-7 लोग हैं वो 10 पास 12 पास जो है वो लेंगे, पढ़ेंगे और वो देंगे। मान लो उसने कोई गलत दवाई दे दी, गलत स्ट्रेंथ की दे दी दवाई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर को भी देखना है, स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करवाना है, वो भी फॉलो नहीं करवाते हैं, उसमें भी मतलब नियम कानून की धज्जियाँ उड़ती हैं। इस तरह से फार्मासिस्ट है नहीं, लाइसेंस ले लिया, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो बहुत तरह की त्रुटियाँ हैं। वैल्यू ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया, तो इस तरह का हिसाब किताब बना हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि जो फार्मेसी कर चुके हैं या जो फार्मेसी कर रहे हैं उनके मनोबल को मैं गिराऊं, लेकिन जो करंट के डेट में परिस्थिति बनी हुई है भारत में फार्मासिस्ट को लेकर, क्योंकि कोई भी मेहनत करता है उसके बाद वो डी फार्म करता है, बी फार्म करता है, एम फार्म करता है, और आज के डेट में देखो एग्जिट एग्ज़ाम आ गया है। क्यों ज़रूरत पड़ी एग्जिट एग्ज़ाम लाने की? कोई बीटेक करके एग्ज़ाम देता है क्या फिर कि वो फिर बीटेक की डिग्री तब वो क्वालिफाई होगा? एमबीबीएस करके कोई एग्ज़ाम देता है क्या इंडिया में तब वो एमबीबीएस डॉक्टर कहलाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो फिर डी फार्म वालों के लिए फिर एग्जिट एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है? तब वो डिप्लोमाधारी कहलाएगा, तब रजिस्टर फार्मासिस्ट कहलाएगा। तो कहते हैं कि भाई घर बैठे लोग डिप्लोमा करते हैं, फार्मेसी करते हैं, तो इसमें तो भाई जो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने ऐसे ऐसे बांटेगी मान्यता कॉलेजों को, ये तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। 2 कमरे के मकान हैं, उसमें कॉलेज खुल गए हैं, दुकान जैसा चला रहे हैं कॉलेज को। तो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा लूप होल है। इस तरह के यदि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सही से दे, एग्ज़ाम सही से कराए, सब कुछ सही से हो, तो एग्जिट एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत क्या है? तो अब तो फिर 10th का भी एग्जिट एग्ज़ाम लो, आप 12 का भी लो, जो भी डिग्रियां होती है सबका लो। कोर्स करने के बाद एक अलग सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रख दे आप उस सिलेबस का, वो पास होंगे तभी आपको वो डिग्री मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, नहीं तो फर्जी पास किया है। तो इसका तो लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कोई मतलब लॉजिक नहीं है इसका मुझे समझ में आ रहा है। कॉलेज बनाया है, एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, बच्चे लिखते हैं, पास होते हैं, उसके बाद डिग्री मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर एग्ज़ाम लेने का? सीधे एग्जिट एग्ज़ाम ही लो, फिर तो सीधे एग्जिट एग्ज़ाम ही ले लो आप पेपर बना के, उसके बाद 2 की नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम बना लो इंडिया लेवल पे, डी फार्म, बी फार्म या जो भी है, इंजीनियरिंग का ले लो, मेडिकल का ले लो, जितने भी कोर्स है सबका ले लो, उस तरह से फिर डिग्रियाँ दो, तो वो ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये भेदभाव क्या हिसाब किताब बना के रखा है वो पता नहीं है। लोग जो भी मन में आता है अधिक बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, बना दिया नियम कानून, चल रहा है। उसकी एक्चुअल तथ्य क्या है उस पर कोई नज़र नहीं डालते हैं। बीएससी वाला भी 10 साल के बाद 1 लाख रुपए महीने कमाएगा, बी फार्म वाला भी 10 साल के बाद 1 लाख रुपए कमाएगा। तो क्या मतलब है बी फार्म करने का? फिर क्यों पैसा खर्च करे, 4 लाख खर्च करे, 4 साल ख़राब करें, कम पैसा खर्च करके बीएससी करके फिर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब नहीं करें। बीएससी वाले भी एक्सपीरियंस रहता है, फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, बी फार्म वाले भी बनते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है, दोनों इक्विवेलेंट कर दिया है बीएससी और फार्मेसी कोर्स को। तो फिर बी फार्म लोग क्यों करें, क्या वैल्यू है इसकी? और सोसाइटी में भी इसीलिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है बिल्कुल। यदि गवर्नमेंट ऐसा कोई नियम कानून बनाए कि नहीं फार्मेसी वाले ही रहेंगे मेडिकल स्टोर में, वही खोल सकते हैं, वही बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता है, फार्मा कंपनी में बी फार्म को ही लेंगे, बीएससी वाले को नहीं लेंगे बिल्कुल, तभी मतलब
फार्मासिस्ट की, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म वालों की वैल्यू बढ़ेगी भारत में, अन्यथा परिस्थिति यही बनी हुई रहेगी। तो इस तरह का माहौल है फार्मासिस्ट का भारत में आज के परिवेश में। तो ये सीधी सीधी भाषा में मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा आप लोगों के साथ। इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।